हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक अच्छे टॉपिक पर। ये मेरा टॉपिक है आज का। जैसे वो त्रिभुज का जितनी पार्ट अंदर की बातें होती हैं वो सब बातें बताई गई हैं। ये मेरा पहला कंसेप्ट है कि मैं देखता हूँ त्रिभुज में क्या होता है। त्रिभुज की एक तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है, जो आप सभी लोग जानते हो। और ये एक त्रिभुज का पहला नियम भी होता है। इसमें आपको कुछ कहना नहीं है और मुझे कुछ समझाना भी नहीं है, क्योंकि सभी एंगल को जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ये बनता है। तो हम आगे की तरफ आते हैं। किसी त्रिभुज में बाह्यकोण का मान, जो बाह्यकोण का जो मान होता है वो त्रिभुज के सम्मुख, यानी इसके बाह्यकोण के त्रिभुज के सम्मुख अंतः, यानी जो अंतः जो है कोणों के योग के बराबर होता है। अब अब आपको ये सोचना है कि कैसे ये बराबर होता है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये त्रिभुज है, अंदर कोणों का योग आपको मैं बताया हूँ, अंतः कोणों का योग कितना होता है आपको मैं बताया हूँ कि आप तीनों कोणों को ऐड कर देंगे तो 180 हो जाता है। तो वही बातें यहाँ भी है, कुछ समझना है आपको थोड़ी सी बात को। मान लीजिए आपके पास ये कोई एंगल है, इसका एंगल ए है, ये वाला एंगल अगर बी है, ये वाला एंगल मान लीजिए सी है, तो ये एंगल हमको पता लगाना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये तीनों कोणों का योग अगर 180 होता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस में फिर कोण बी में फिर प्लस में कोण सी बराबर में 180 डिग्री। तो आप यहाँ से कोण सी का मान निकाल लीजिए। जब आप कोण सी का मान निकालेंगे तो आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आप कोण सी का मान निकालेंगे तो आप क्या बताएंगे कि ये दोनों इधर चला जाएगा। अरे हाँ या ना? जब ये दोनों इधर चला जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, कोण सी बराबर में 180 अंश। ये जब इधर जाएगा तो कोण ए घट जाएगा, फिर कोण में बी घट जाएगा। क्या ये बात सही है? घट जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, कुछ देर के लिए हम यहाँ का कोण लिखेंगे। जो हम इसका मान लीजिए दे देते हैं, ये कोण, ये बिंदु ओ है ना, ये वाले कोण का हम कुछ देर के लिए नाम दे देते हैं। मान लीजिए आपके पास थीटा है। क्या है ये? थीटा है। तो कोण थीटा मतलब ये हो जाएगा थीटा। अगर यहाँ की बात किया जाए पॉइंट सी पर, तो आप बोलोगे थीटा प्लस में कोण में सी बराबर में 180 भी होता है। बोलोगे हाँ या ना? तो ठीक है, 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोण सी का यहाँ से भी मान निकालेंगे। तो कोण सी का मान निकालेंगे तो थीटा इधर कर देंगे तो 180 अंश माइनस में थीटा हो जाएगा। आज समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। आप देखोगे कोण सी का मान यहाँ भी है, कोण सी का मान यहाँ भी है, तो आप बताएंगे कि ये दोनों जो बराबर होगा वो बराबर ही होगा। तो आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या लिखेंगे कि 180 अंश 180 माइनस में कोण में ए फिर माइनस में कोण में बी बराबर होगा 180 माइनस में कोण में थीटा। अरे हाँ या ना? तो आप बताएंगे कि भाई देखिए, अगर कोण सी का मान यहाँ भी है, कोण सी का मान यहाँ भी है, दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो ये कोण भी तो आपस में बराबर होगा, ये दोनों भी तो आपस में बराबर होगा। तो मुझे थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान निकालने के लिए पहले देखो, थीटा माइनस में है, इसको आप इधर करोगे तो प्लस बन जाएगा, बाकी सबको इधर कर दो। तो आप देखोगे ये 180 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आप बाकी सबको इधर कर दोगे, चाहे यहाँ पे माइनस का मान ले लो, चाहे इधर कर दोगे, तो भी थीटा बराबर आ जाएगा कोण ए प्लस में कोण में बी। ये आप समझ पा रहे होगे। यानी थीटा का मान कितना आ जाएगा, कोण ए प्लस में कोण में बी। जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अंदर कोण ये है और यहाँ पर अंदर कोण ये है, इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर ये मौजूद है। और वही बात यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम कोण ए इसको माने जो ए बिंदु पर है, अगर कोण बी इसको माने जो बी बिंदु पर है, इन दोनों को जोड़ने पर इसके ठीक सामने वाले के बहुत कोण के योगफल बराबर हो जाएगा, इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरी पॉइंट जो दे रखा हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है कि किसी समकोण, तीसरा पॉइंट है किसी समकोण त्रिभुज में कण के मध्य बिंदु को समकोण वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा कण की आधी होती है। यानी ये जो लंबाई होती है ना, अगर इसको मतलब मध्य बिंदु से मिलाया जाता है, ये तो क्या होती है, ये इसकी आधी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कॉमन कंसेप्ट बताया है। मान लीजिए अगर मैं बात करूं, आप सबको पता होगा कि अगर यहाँ पर दूरी मैं 5 लिया हूँ और अचानक से मैं ये 4 लिया हूँ, ये वाला मैं 3 लिया हूँ, तो ये एक ट्रिपलेट का काम करता है, आप सभी लोग जानते होंगे। अगर मैं 5 वाले के डिस्टेंस को मैं आधा कर दिया, जो मैंने ले लिया यहाँ पर 2.5 और यहाँ पर भी मैंने ले लिया 2.5, तो इस कंडीशन में अगर मैं इसको मिला दूं तो ये पूरे टोटल कितना था, ये टोटल कितना था, 5 था यहाँ से यहाँ तक।
तो 5 का आधा हो जाएगा इसकी लंबाई, मतलब जो इसकी नाम मान लीजिए दे देता हूँ बी और ये सी, यहाँ पर ए और यहाँ पर दे देता हूँ मान लीजिए सी और यहाँ पर इसको दे देता हूँ ई। तो जो बी ई की जो लंबाई है वो 5/2, 5/2 मतलब 2.5 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार इसका क्या मतलब मेरा निकला है कि अगर मेरे पास एक कोई समकोण त्रिभुज है और इसका मैं आधा कर देता हूँ तो पॉइंट यहाँ आधा हो गया, इसको मिलाने पर जो इसकी लंबाई होगी वो इसका आधा, इसका मतलब है सब आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन समकोण त्रिभुज हो और ये आपस में इसका आधा मतलब मध्य बिंदु पर हो। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखता हूँ लिखा है यहाँ पर कि किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों के अर्धकों के बीच का कोण होता है क्या, जरा मैं बताऊंगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में कोई दो हमने अंतःकोण ले लिया, कोई मैंने दो अंतःकोण ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पर बी और सी रखा है, तो बी का मैंने फिर क्या करा, अर्धकों के बीच, यानी ये अर्धक मैंने इसका आधा कर दिया इस कोण का, यानी बी कोण बी का आधा कर दिया और फिर कोण सी का भी आधा कर दिया। फिर आपस में जो ये कोण बनाते हैं, ये जो कोण का जो मान होगा, ये जो कोण का जो मान होगा मैं बताऊंगा। यहाँ पर इसका कोण मान लीजिए ओ है, तो आप बोलेंगे कोण में बी ओ सी बराबर, कोण में बी ओ सी में बराबर जो हो जाएगा 90 अंश प्लस इस कोण का आधा इसमें जोड़ देंगे, यानी कोण में a/2, यानी कोण a/2, यानी इस कोण का आधा 90 में जोड़ देंगे तो ये आपके इसके बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा कि आप देख रहे होंगे दो बहिष्ठ कोणों के अर्धकों के बीच का कोण पता लगाना है। तो यहाँ पर आपका अंतःकोण था, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर एक आपका त्रिभुज है, इनके अंदर का कोई ये आपका मान लीजिए आपका ये ए है या आपका बी है, यहाँ पर ये सी है, तो उस कंडीशन में अगर आप इस कोण का मान लीजिए आधा करते हैं और इस कंडीशन में आप इस कोण को आधा करते हैं, तो जो यहाँ पर कोण बना है वो जो कोण हो जाएगा मैं बताना चाहूँगा 90 अंश प्लस में इसके सम्मुख यहाँ पर जो कोण है बी का आधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बी का आधा हो जाएगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक यहाँ पर कोण ले लेता हूँ, एक नॉर्मल बात मैं ले लेता हूँ, एक यहाँ पर दे रखा है मान लीजिए 60 अंश का कोण, कितना दे रखा है 60 अंश, ये आपका 60 अंश है, यह भी आपका 60 है, ये भी आपका 60 है। 60 को हम यहाँ से आधा करते हैं 30 पर और फिर इसको भी आधा कर देते हैं, तो ये जो कोण बनेगा आप ध्यान से कल्पना करिए और समझने का प्रयास करिए ये क्या हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, अगर ये 60 है, अगर ये 60 था तो जो छोटा कोण को मैं बाहर निकालता हूँ, जो छोटा कोण को बाहर निकालता हूँ तो ये 60 का आधा 30 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, 60 का आधा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए दे रखा है ये वाला जो छोटा कोण जो आया है ये मैं बाहर निकाल दिया हूँ, तो ये मान लीजिए आपका 60 का आधा 30 हो गया और यहाँ भी 60 का आधा 30 हो गया। तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए ये कोण कितना होगा, ये आप 30 60 तो हो ही गया, तो 180 में 60 घटा देंगे तो आपका ये हो जाएगा 120। तो अभी 120 कैसे आएगा, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 90 में आप ऊपर वाला जो कोण है ना इसका आधा कर देंगे 30 है, यानी 60 का आधा करके जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 90 प्लस में 30 बराबर में 120। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं अगर छोटा सा एग्जांपल और ले लूँ, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 80 है और यहाँ पर मान लीजिए 60 है और यहाँ पर मान लीजिए 40 है, तो इन सभी कोण का मुझे एक इसके अंदर में हम कोण ले जाते हैं आधा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 30 है। अगर मैं इसको मैं आधा ले जाऊँ तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 20 है। तो बस आप मुझे इतना बता दीजिए, अगर यहाँ पर ये हो जाए 30 है और ये हो जाए 20 है तो कितना बचा, आपका दोनों जोड़ने पर हो जाएगा 50, और जो कि आप 180 में से 50 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 100 में 30। तो 130 कैसे आएगा, 90 में आप ये वाला का आधा जोड़ देंगे, मतलब 80 का आधा जोड़ देंगे, तो इसका मतलब 90 धन में 40 बराबर में 130। हम उम्मीद रख रहे हैं ये समझ में आपको आ गया होगा। तो
चलिए हम उस फिगर पे आते हैं। यहाँ पर जो बात कह रखा है कि किसी त्रिभुज के दो बहिष्ठ कोणों का अर्धकों के बीच का कोण ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पर जो ये कोण होगा यही आपका है। मान लीजिए कोई आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण आपका ये वाला कोण है, और इस त्रिभुज का मतलब ये वाले का बहिष्ठ कोण ये है। इसका जब मैं आधा कर दूंगा तो जो ये कोण बन जाएगा, इसका जो मान होगा 90 में से इस कोण का आप आधा करके घटा देंगे। जैसे आप यहाँ जोड़ रहे थे उसी प्रकार आप क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कोण ए का क्या हो जाएगा, आधा घटा देंगे। तो 90 में से आधा उसका कोण का घटा देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी त्रिभुज का। मान लीजिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हम देख लेते हैं 60 ही है, तो ये वाला मान लीजिए आपका 60 हो जाएगा और ये मान लीजिए आपका 60 हो जाएगा। तो कुछ देर के लिए ये समझते हैं कि टोटल इधर का 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120। और ये कितना हो जाएगा, 120 पूरे का। ये पूरा कितना हो जाएगा, 120। नहीं समझ में आ रहा है ना? तो चलिए हम आगे का फिगर बनाते हैं ऐसे करके। अगर हम इसको 60 ले लेते हैं तो ये भी पता होगा कि आपका पूरा 60 180 होता है। अगर यहाँ 60 निकल गया तो हाई इतना बच जाएगा 120। अरे हाँ या ना? तो इसी प्रकार यहाँ भी कितना हो जाएगा, 120। तो 120 का आधा, फिर यहाँ से हम 60 ले लेंगे और फिर 120 का आधा, फिर हम यहाँ पर 60 ले लेंगे, तो ये भी कितना होगा, 60 ही होगा। तो ये एक्चुअली में 60 आया कहाँ से है, हम 90 में से हम इसका आधा घटा देंगे, मतलब 60/2 का आधा घटा देंगे। तो 90 में से जहाँ से 30 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 90 में से 30 घटा देंगे तो आपका 60 ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 60 पहले से ऑलरेडी ला रखे हैं। तो अब चलिए हम इसी सवाल को हम लगा के यहाँ पर दिखाते हैं। इस वाले सवाल को देखिए ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल दे रखे हैं, यहाँ पर आपका दे रखा है 100, यहाँ पर आपका दे रखा है 30 और यहाँ पर दे रखा है 50। तो हम क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये वाला जो एंगल हो जाएगा, टोटल तो पूरा 180 था, 30 घट गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 150। यहाँ पर देखिए 50 था तो ये 30 वाले 180 में से 50 घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 130। इसका जब आप आधा कर देंगे तो ये चला जाएगा 75 पर, और इसका जब आप आधा कर देंगे तो ये चला जाएगा 65 पर। मेरी बात समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी यहाँ पर कोण जो है 75 है और यहाँ पर कोण जो है 65 है। तो ये कोण कितना होगा आप बताइए। तो ये कोण जो हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखो ध्यान से। यहाँ से 50, ये हो जाएगा 70, 140 हो जाएगा जोड़ने पर। 180 में से 140 घटा देंगे तो आपका ये हो जाएगा 40। यानी ये वाले कोण का मान कितना हो जाएगा, 40। जो 40 आया कहाँ से है, पहले ये वाले कोण का मान कितना हो जाएगा, 40। तो ये 40 आया कहाँ से है, पहले ये पता लगाना है। तो 90 में से ऊपर वाले कोण के आधा करके घटा देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 100 का आधा बट्टे में 2, यानी 90 में से 50 क्या करेंगे, घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40, जो यहाँ पर मौजूद है पहले से। तो हम उम्मीद रख रहे हैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे। हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। यहाँ ये टॉपिक कह रहा है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। और ये जो निकला टॉपिक जो क्या कह रहा है कि देखो ये दोनों का संबंध एक है, मगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब, नहीं तो ये भी नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर कह रहा है कि किसी वृत्त में एक ही चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, फिर उसके द्वारा परिध पर आंतरिक कोण का दोगुना होता है। यानी केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो परिध पर बने कोण का दोगुना होता है, मतलब सिर्फ वो दोनों है। ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, पहले स्टेप में समझ लीजिएगा। पहले आप ये समझ लीजिए इसमें क्या कह रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई चाप हो गया,
ये क्या कह रहा है, कोई चाप हो गया। भाई चाप क्या होता है, जब हम कुछ प्रकार से जब ऐसे कर देते हैं तो हमारा चाप हो जाता है। तो इस चाप से केंद्र पर बना कोण, मान लीजिए ये चाप हो गया और इस चाप से केंद्र पर बना कोण, और फिर इसी चाप से परिध पर बना कोण। बात को समझिएगा, फिर इसी चाप से परिध पर बना कोण, यानी इस परिध पर बने कोण का ये कोण क्या होता है, दोगुना होता है। ये कोण का क्या होता है, ये कोण दोगुना होता है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर हम इससे बात करूं 90 तो ये हो जाएगा 45, 60 तो ये हो जाएगा 30। तो आप ध्यान से समझने का कोशिश करना। अगर हम यहाँ पर इसको 180 रख दें, अगर हम यहाँ पर क्या रख दें 180, तो ऊपर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 90 ही तो बनेगा। इसका आधा तो वही होगा। मैं जान करके तिरछा खींचा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। तो ये भी एक समझ लीजिए एक जीवा पर ही है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी एक प्रकार का ये जीवा पर है, ठीक है ना। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी वृत्त में केंद्र के नीचे एक जीवा है, ये क्या होती है, जीवा। तो जीवा का परिभाषा ऐसी होती है कि ऐसा रेखा जो केंद्र से होकर के नहीं जाती है। अगर वही केंद्र से होकर के जाती ना तो हम इसे व्यास कहते, क्या कहते, व्यास। लेकिन केंद्र से अगर छोड़ के जाएगा तब क्या कहेंगे, जीवा, ठीक है ना। लेकिन अब एक बात बता दूं कि व्यास जो है जीवा नहीं बन सकता है, लेकिन जीवा जो है व्यास बन सकता है। तो अगर आप बात कहें कि सबसे बड़ी जीवा कौन है, तो बोलेंगे व्यास है। लेकिन सबसे बड़ी जीवा कौन है, तो व्यास है। अगर आप ये बोल देंगे कि व्यास जीवा बन सकता है तो कतई नहीं बनेगा, लेकिन एक जीवा व्यास बन सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक केंद्र है, यहाँ पर एक जीवा है, जीवा से केंद्र पर बना कोण और उसके ऊपर की तरफ परिध पर बना कोण, ये आधा होता है। तो इसका मतलब ये दोगुना हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा। तो कभी कभी ना आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो जीवा है दिखाई नहीं देता, अर्थात ये देता ही नहीं है। तो ये एक तरह से ये समझ लेना है कि यहाँ पर एक कर्व, मतलब इसे बोलेंगे हम चाप, इसकी चाप पर केंद्र पर बना कोण, फिर चाप पर परिध पर बना कोण, ये इसका दोगुना होता है, ये इसका आधा होता है, ये इसका दोगुना, ये इसका आधा होता है। तो ये बात आपको समझना है। और आप मुझे बस इतना बता दो, अगर हम यहाँ पर 60 रखे हैं तो ऊपर 30 हो जाएगा, अगर मैं 180 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो वही बात ऊपर कह रहा है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। तो जब ये बात कह ही रहा है तो इसमें समझना क्या है, इसमें यही बात कह रहा है कि अगर हम इस केंद्र पर बना कोण अगर हम 180 बना देंगे तो इसके ऊपर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 90 बनेगा, इसका आधा हो जाएगा। भाई 180 का तो आधा जो है 90 ही तो होगा, तो यही हो जाता है 90। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। आते हैं हम अभी आपको कुछ पिछले वीडियो में मैंने स्पर्श रेखा के बारे में बहुत कुछ बताया था, और हमने उसमें आपको कुछ एक एग्जाम्पल भी दिया था, और इस एग्जाम्पल से हमने बहुत एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, तब हम आपको अगले कंसेप्ट में समझाते हैं। आते हैं टॉपिक की तरफ, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए स्पर्श रेखा मैंने क्या बताया था कि अगर एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से एक यहाँ पर एक वृत्त के केंद्र से कुछ दूरी पर या b दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। तो आपको मैं बता दूं, ये वाली जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के जो बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो उस कंडीशन में आपका ये r त्रिज्या है, तो ये लंबाई हो जाएगी l का। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये एक कर्ण हो गया, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। तो ये b स्क्वायर में से आप r स्क्वायर यहाँ से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका इसका मान निकल जाएगा। तो अगर उसी प्रकार एक हमारे पास ये है, अगर एक छोटा वृत्त है एक बड़ा वृत्त है, तो यहाँ से आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा गया है। तो उस कंडीशन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम इसको यह दूरी नाप लें यहाँ पर, तो ये आपका स्मॉल आर था, ये आपका कैपिटल आर था। तो स्मॉल आर में से कैपिटल आर घटा देंगे, तो अगर ये छोटी सी जो ये फिगर बन रही है यहाँ पर, जिसे मैं बात करूँगा मान लीजिए ए बी और यहाँ पर सी, तो अगर हम इसको बाहर तरफ निकाल दें यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा आपका ए बी, ये हो जाएगा सी। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, ये वाली इसी की भुजा के बराबर है जिसका नाम मान लीजिए दे दिए हैं बी। और ये जो त्रिज्या जो आएगा ना वो आपका बड़ी में से कैपिटल आर में से छोटा आर घट गया है। ये आपका स्मॉल आर था, ये पूरा कैपिटल आर था, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी एल बराबर में, आप ध्यान से समझोगे तो बी स्क्वायर माइनस में कोष्टक में कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर का होल स्क्वायर, जो आपका ये फार्मूला का निर्माण हो गया। तो इसको आप बोलते हो केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं का अंतर का वर्ग, ये हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी। तो अगर हम इसी प्रकार बात करें तिर्यक स्पर्श रेखा में, तो तिर्यक स्पर्श रेखा में भी यही कंडीशन होता है, परंतु यहाँ पर जो होता है वो ऐड हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ ये जो केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो बी है, केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, ये बी है। तो हम बात करेंगे ये जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, ये वाली जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। तो हम इसे कुछ दूरी तक नीचे ला देंगे, मतलब इसकी हम स्पर्श रेखा में यहाँ खींच देंगे जो कि इसकी लंबाई यही हो जाएगी इसके बराबर। तो हम बात करेंगे फिगर को अगर हम बाहर बनाएंगे तो फिगर आपका यही बन जाएगा बाहर की तरफ। तो इसकी लंबाई आपका बी दे देंगे। तो ये वाली जो लंबाई होगा, पहले कैपिटल आर था और स्मॉल आर यहाँ पर बढ़ गया है, तो हम बोलेंगे कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, और यही हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई है। और ये आप पता होगा 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण वाले में से ही घटा करके ये वाला भुजा क्या कर देंगे, घटा देंगे कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तो हमारी इसकी लंबाई निकल जाएगी। हम उम्मीद रख रहे हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम इस कंडीशन में हम इस जब ये सवाल बताए थे तो हमने एक न्यूमेरिकल रखा था। न्यूमेरिकल यही रखा था कि अगर एक हमारे पास वृत्त है, यहाँ से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक प्रकार का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, और इस स्पर्श रेखा की लंबाई पूछना था। तो आप मुझे बस इतना बता दो, अगर ये 13 है तो यहाँ पर 13 का वर्ग हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर ये 5 का वर्ग है। तो आपको पता होनी चाहिए 169 माइनस में 25 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, घटा देंगे, 144 हो जाएगा, तो इसका मान 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये मैंने पिछले बार में बताया था। तो क्या कोई ज़रूरी है कि इसमें यही मतलब सिस्टम चलता है? ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे सिस्टम चलते हैं, और मैं आपको सभी अभी इस वक्त हम अच्छे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक मेरा कंसेप्ट है, मान लीजिए आपको मैं एक बात बता दूं कि एक अगर वृत्त है तो वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, और इसकी स्पर्श रेखा हो गई, और ये आपकी लंबाई यहाँ से अंदर इंटर कर गया है। तो इसका फार्मूला बनता है, मान लीजिए यहाँ पर टी पर काट रहा है, ये ए बी और यहाँ पर सी है। तो इसका एक कंसेप्ट बनता है कि जहाँ पर ये दोनों रेखा काटती हैं, हम वहीं से हर दूरियाँ सीधे रेखा में 2 बार गुणा करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, टी से सी अर्थात टी सी, फिर टी से सी, मतलब 2 बार गुणा करिएगा टी से सी, फिर देखिएगा टी से बी, तो क्या लिखेंगे बराबर में टी से बी, और फिर गुणे में टी से ए, क्या लिखेंगे टी से ए। तो ये 2 बार ले जाना रहता है एक सीधी रेखा में। तो ये आपका इसका कंसेप्ट बन गया। तो क्या हम इस फार्मूला से हम इसको भी लगा सकते हैं? हाँ, इसको भी लगा सकते हैं। अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा, वो देखिए कैसे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक वृत्त दे दिया, उस वृत्त का केंद्र से यहाँ से ये 13 सेंटीमीटर दूरी है। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसकी जो त्रिज्या है ये आपका 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 है। बात को समझिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 है। तो ये कहीं ना कहीं अगर यहाँ से 5 घटा देंगे तो ये वाली बच जाएगी दूरी 8 है। कितना बच जाएगी तब? ये 8 है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी 8 हो जाएगी। अरे हाँ या ना? अब फिर यहाँ से ये भी तो 5 है, तो ये भी आपका 5 हो जाएगा। तो अब हमको क्या याद करना है? त्रिज्या ये आपका स्पर्श रेखा याद करना है। तो ये स्पर्श रेखा मान लीजिए यहाँ पर टी पे काटा है, इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए आप बी, इसको मान लीजिए आप सी। तो हम क्या बता रहे हैं, ये देखिएगा अंदर अंदर जो दूरी है कितना है? 5 5 10 हो जाएगा। जो अंदर अंदर की जो दूरी है वो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर में आगे यहाँ पर 8 है, और हमको ये वाली दूरी जाँच करना है एल। तो ध्यान से समझिएगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, कि ये वाला जो टी से सी, तो हम क्या बताए थे? टी से सी, फिर गुणे में टी से सी बराबर, फिर यहाँ से टी से बी, तो क्या लिखेंगे 8,
फिर यहाँ से टी से ए, तो यहाँ पर रखिएगा 8 5 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 5 18। तो 18 बटे कितना हो जाएगा? आपको गुणा करना है तो आप लिखेंगे टी सी का वर्ग स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर देखिए 8 अच्छा 64 यानी हो जाएगा 4, फिर 8 का नाम 8 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो आप बताइए मुझे टी सी का वर्ग बराबर में कितना आ गया? 144 आ गया। इसका मतलब टी सी बराबर कितना आ जाएगा? करड़ी में 144, जो कि मान किसका है? ये 12 सेंटीमीटर का। तो आप यहाँ से भी कंसेप्ट को फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन एक बड़ी बात तो इसमें अच्छी बात ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक केंद्र से होकर के गया रहा। इसका केंद्र तो यहाँ पर था ओ मान लीजिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है केंद्र से होकर के वो गया रहेगा। चलो हम एक काम करते हैं, हम यहीं से एक और फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कि मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा वृत्त है जो दोनों अंदर से गुजर रहे हैं और एक जगह पर काट देते हैं, तो उस कंडीशन में फार्मूला मान लीजिए टी है, ए बी सी और ये हो जाएगा डी। तो हम क्या बताए हैं? जहाँ काटते हैं वहीं की दूरियां लेना है। तो आप बोलेंगे अब टी से बी, देखिएगा टी से बी और फिर गुणे में टी से ए, फिर बराबर टी से सी, फिर गुणे में टी से डी। तो ये आपका इसका फार्मूला बन जाता है। मान लीजिए ऐसे ही कंसेप्ट में यहाँ पर वैसा भी हो सकता है कि एक मतलब 2 अंदर से रहेगा और एक ऊपर से रहेगा। तो अभी मैंने जस्ट ये बताया पिछली बार। तो क्या हो गया था यहाँ पर कि ए बी सी टी, तो क्या हो गया था? टी से बी, फिर गुणे में टी से ए, फिर बराबर में टी से सी, फिर गुणे में टी से सी, ये हो गया। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट हो कि जो यही केंद्र अंदर की तरफ हो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मान लीजिए है एक, मान लीजिए रेखा यहाँ पर है, एक रेखा मान लीजिए यहाँ पर है, इसको मान लीजिए आप टी पर काट रहा है, बात को समझिएगा। तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो टी से हर दूरियां टी से नापेंगे और सीधी रेखा में नापेंगे। तो मैंने क्या बताया? टी से ए, फिर गुणे टी से बी, बराबर फिर टी से सी, फिर टी से डी। ये आपका यहाँ से फार्मूला बन गया है। अब आप यहाँ से बहुत सारे सवालों को लगा सकते हैं।